दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल मोदी सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार के होते ही कई सवाल ऐसे हैं जो अब उठने शुरू हो गए हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर के, इसके बाद दूसरा सवाल है रविशंकर प्रसाद को लेकर के, तीसरा सवाल प्रकाश जावड़ेकर को लेकर के और चौथा सवाल निशंक को लेकर के। इन पर एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि बात की जाए हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन वो नेता जिन्हें कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वास्थ्यवर्धन तक कहा, यानी भाजपा के एक ऐसे शस्त्र के रूप में इन्होंने काम किया कि जब भी चले तो पार्टी की नैया को बचाने के लिए चले, हमेशा आगे रहे। कोविड मैनेजमेंट में पूरी तरीके से इन्होंने इस बात का प्रयास अपनी तरफ से करने का किया कि किसी तरीके से स्थिति को संभाला जाए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट में सरकार नाकाम रही एक तरीके से, उसके बाद इस तरीके के सवाल उठे कि क्या सरकार को दूसरी लहराने की कोई जानकारी नहीं थी, क्या सरकार के पास या स्वास्थ्य मंत्री के पास इसको लेकर के कोई मैनेजमेंट नहीं था। यानी कि सरकार एक तरीके से हर्षवर्धन का तबादला करके या फिर मंत्रिमंडल से मैं यूँ कहूँ बर्खास्तगी करा करके एक तरीके से इस बात का संकेत देना चाहती है कि सरकार काफ़ी सजग है और सरकार इस महामारी को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और बिल्कुल भी इस बात के मूड में नहीं है कि महामारी को फैलने दिया जाए, इस महामारी को बढ़ने दिया जाए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठते हैं कि मंत्री का इस्तीफ़ा क्यों लिया गया। क्या इस बात से ये जाहिर नहीं होता कि सरकार कोविड मैनेजमेंट में खुद को सही तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतार पाई और ख़ास तौर पर हर्षवर्धन को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें हर्षवर्धन पूरी तरीके से नाकाम नजर आए और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ा और सरकार इस इस्तीफे के जरिए कहीं ना कहीं एक पर्दा डालने की कोशिश में है। इसके बाद दोस्तों निशंक आप जानते हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री, लेकिन निशंक का जो प्रदर्शन रहा ख़ास तौर पर जेईई और नीट की परीक्षाओं को बार बार कोविड काल में स्थगित करना पड़ा। सरकार की तरफ से कोई इस तरह का मैनेजमेंट नहीं बन पाया कि किस तरीके से छात्रों की परीक्षाएं सुनिश्चित की जाए। छात्र लगातार परेशान होते रहे, बोर्ड परीक्षाएं भी टालनी पड़ी। यानी कि कुल मिलाकर के निशंक शिक्षा का बोझ सहन नहीं कर पाए और सरकार ने इस्तीफे तले अपनी नाकामी को छिपाने का एक प्रयास किया। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर आता है इस देश के कानून मंत्री का, रविशंकर प्रसाद। आप सभी जानते हैं कि भाजपा को हर मुद्दे पर एक प्रवक्ता के रूप में, एक साहसी नेता के रूप में सामने आते थे, लेकिन उन्हें अपने साहस का क्या इनाम मिला ये आप सभी के सामने है। दोस्तों पिछले दिनों ट्विटर को लेकर के एक विवाद हुआ, मंत्रियों के अकाउंट तक हैक कर दिए गए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे देश में एक शोर मचता रहा। कहीं ना कहीं कानून मंत्री उस पूरे दबाव को काम करने के, उस पूरे अपने दबाव को सहन नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं सरकार की जो आकांक्षा थी, जो महत्वाकांक्षा थी कि सरकार की लाज को वो बचाए, वो बचा नहीं पाए और उसी के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री कहीं ना कहीं पर्यावरण की शुद्धि तो वो कर नहीं पाए, लेकिन उनके पद की अशुद्धि जरूर हो गई, उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों चार ये वो बड़े पद है जिनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत देता है, काफ़ी कुछ ये कहता है, जिन पर कहीं ना कहीं भाजपा को भी मंथन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर पार्टी के जब इतने बड़े नेताओं का ये हाल है, पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया गया दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस बदलाव के पीछे भी दोस्तों कई वजह रही। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एक समय वो हुआ करता था जब इस देश में पेट्रोल
8 रुपये 32 पैसे की दर से मिलता था, लेकिन अब पेट्रोल सैकड़ा लगा रहा है। तो ऐसे में देश की जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अवश्य ढूंढती है। चाहे कोई भी सरकार हो, यदि किसी मुद्दे पर वो फैल रहती है तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के तर्क सरकार की तरफ से पेश किए जाते हैं, जैसे कि उक्त वस्तु की डिमांड अब बढ़ रही है। ऐसा भी आपसे कहा जा सकता है कि पेट्रोल की डिमांड अब बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, ये भी तो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का भाव भी पहले के मुकाबले कम है। जिस वक्त में नेता शोर मचाया करते थे, उस वक्त में इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल के भाव हमारे देश में क्या थे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान को प्रधान पद से मुक्त कर दिया गया है। यानी कि पेट्रोलियम मंत्री वो हुआ करते थे, अब प्रधान जी के हिस्से में पढ़ाने का कार्य आया है। यानी कि शिक्षा मंत्री है वो देश के होंगे। देश के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अब धर्मेंद्र प्रधान की होगी। अब देखना ये है कि वो निशंक की जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा पाते हैं, या फिर देश की जनता इसी तरीके से परेशान होती रहेगी। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा महत्वपूर्ण पद जो आया है दोस्तों अश्विनी वैष्णव के जिम्मे। अश्विनी वैष्णव देश के रेल मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से इनको शामिल किया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ऐसे में इनके ऊपर भारतीय रेल को तेज गति से दौड़ाने की जिम्मेदारी होगी, ये जिम्मा होगा, ये दायित्व होगा। अब देखना ये है कि उस दायित्व में ये कितना खरा उतर पाते हैं। हालांकि पीयूष गोयल को अब कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा हरदीप पुरी के ऊपर भी पेट्रोल की स्पीड पर ब्रेक लगाने की एक जिम्मेदारी होगी। कहीं ना कहीं एक दायित्व होगा कि किस तरीके से वो पेट्रोल को रोकते हैं और पेट्रोल की जो असीमित महंगाई इस देश के भीतर है उसे किस तरीके से कम करते हैं। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, रविशंकर प्रसाद का पोर्टफोलियो दिया गया है किरण रिजिजू। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री से लेकर के खेल राज्य मंत्री तक वो रहे। इस बार उनका प्रमोशन किया गया, लेकिन देखना ये है कि वो कानून को कितनी बुलंदियों तक पहुंचा पाते हैं और पार्टी को इसका कितना लाभ होता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इसके अलावा मनसुख मंडाविया, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री भारत के बनाए गए हैं मंडाविया साहब। इन पर भी भारत के स्वास्थ्य को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जो काम नहीं कर पाए, देश के लोगों को हर्ष नहीं दे पाए, मनसुख के जिम्मे लोगों के सुख दुख को देखने का दायित्व होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये टॉप पोर्टफोलियो जो दिए गए हैं मंत्रियों को वो बताए, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गिरिराज सिंह के बारे में। गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और गिरिराज सिंह को दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण भारत की तस्वीर आप सभी ने देखी कि किस तरीके से सांसदों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को गोद लिया, लेकिन आज गांव की स्थिति क्या है वे किसी से छिपी हुई नहीं है। गांव का विकास कितनी तीव्र गति से हो रहा है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि गिरिराज सिंह गांव के विकास में 4 चांद लगाएंगे, या फिर देखना ये होगा कि वो अपने अटपटे बयानों के जरिए ही अपने पद में पदोन्नति कराते रहेंगे। दोस्तों, ये सोचनीय और विचारणीय बात है कि हमारे देश के भीतर इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों की, नेताओं की भरमार है और उनके पद भी लगातार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बढ़ते रहते हैं, अच्छा पद उनको मिलता रहता है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट से इस बार सदानंद गौंडा को भी हटा दिया गया। दोस्तों, कहीं ना कहीं इतना बड़ा फेरबदल केवल और केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मोदी सरकार मंत्रियों के काम से खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मोदी सरकार चुनावी राज्यों को और चुनाव में जीत के लिए भी दोस्तों कहीं ना कहीं तत्पर है, लालायित है।
और उसे देखते ही दोस्तों नारायण राणे जैसे नेताओं को महाराष्ट्र से लेकर के आई है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों, और ऐसे में शिवसेना की काट के तौर पर इनको देखा जा रहा है। 1999 में ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और मराठा आरक्षण की समाप्ति के बाद महाराष्ट्र का जो मराठा वर्ग है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, उससे कहीं ना कहीं खिलाफ चल रहा है। तो ऐसे में ऐसे नेता को ला करके, राणे जैसे नेता को ला करके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को फतेह करने का एक प्रयास किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं यूपी के भीतर भी इस तरीके का माहौल तैयार करने का अब प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से फतेह वहाँ पर की जाए। यूपी में 2022 में दोस्तों चुनाव है। अनुप्रिया पटेल को साधने का प्रयास किया गया। पहली बार भी वो मोदी सरकार में मंत्री थी, दूसरी बार भी उनको मंत्रालय से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों निषाद पार्टी, संजय निषाद जैसे लोग मायूस ही रह गए। कहीं ना कहीं उनकी मायूसी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को साधने का खास तौर पर प्रयास किया गया है उत्तर प्रदेश के भीतर, ताकि जातिगत समीकरण इस तरीके का बना रहे कि वहाँ पर विजयश्री निश्चित तौर पर भाजपा की हो। तभी तो कौशल किशोर जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके अलावा दोस्तों एसपी सिंह बघेल जो आगरा से आते हैं दोस्तों, ऐसे नेताओं को खास तौर पर जगह दी गई जो ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों भाजपा भी अब इस बात को समझ चुकी है कि यदि चुनाव में जीत हासिल करनी है तो जाति का विशेष महत्व है। दोस्तों निशाना कहीं और होता है और निगाहें कहीं और होती है। ये भारतीय राजनीति की वो खूबसूरती है जिसकी एक अलग ही अनूठी पहचान है और जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा बीएल वर्मा जो बदायूं से सांसद हैं, उनको भी मंत्री पद से नवाजा गया। तो दोस्तों ये वो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश से, वो बड़े चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मंत्रिमंडल निश्चित तौर पर जनता के विकास का मंत्रिमंडल बने। और इसके अलावा दोस्तों स्मृति ईरानी को भी इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से नवाजा गया है। रीता बहुगुणा जोशी जैसे नेता कहीं ना कहीं एक बार फिर से मायूस होकर के ही रह गए। और दोस्तों जिस तरीके से इन 3 नेताओं के मैंने आपको नाम बताए उत्तर प्रदेश से, ये वो नेता है जो मुलायम सिंह के वोट बैंक में और मायावती के वोट बैंक में काफ़ी बड़ी चोट कर सकते हैं। इन नेताओं का प्रभाव दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एससी एसटी वर्ग में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओबीसी वर्ग में भी काफ़ी मजबूत पकड़ इन लोगों की दोस्तों मानी जाती है। और ऐसे में दोस्तों इसी उम्मीद पर, इसी विश्वास पर भाजपा ने ये फैसला लिया कि कहीं ना कहीं विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को यदि करनी है तो ऐसे नेताओं का सहारा लेना ही होगा। दोस्तों इसके अलावा बिहार की यात्रा करना भी अनिवार्य है, क्योंकि बिहार में भाजपा का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है और उस गठबंधन को बना करके रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है भाजपा की। दोस्तों आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, इस्पात मंत्रालय उनको दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू एक पद से खुश हो जाएगी। दोस्तों दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में ये माने जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि राजनीतिक हल्के से खबरें निकल कर के आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने एलजेपी नेता, पूर्व एलजेपी नेता दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पशुपति पारस के भतीजे, पूर्व पशुपति पारस के भतीजे दोस्तों चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए इस तरह का एक कार्यक्रम किया है। पशुपति पारस को दोस्तों मैंने पूर्व नेता इसलिए कहा क्योंकि उनको अब एक तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से अलग करने का एक निर्णय ले लिया है। तो ऐसे में दोस्तों पशुपति पारस को
मंत्रालय देना, केंद्र में मंत्री बनाना, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दोस्तों उनको दिया गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात का संकेत है कि अब भाजपा भी चिराग पासवान को अपना हनुमान नहीं मानती और किनारे करने का एक मन बना लिया है। कहीं ना कहीं यही वो स्थिति है जिन स्थितियों के अक्ष तले भाजपा पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फतेह हासिल करने के मोड़ में है। दोस्तों इसके अलावा यदि बात की जाए असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को, उनको भी इस कैबिनेट में जगह दी। कहीं ना कहीं ये तमाम चेहरे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार भाजपा ने उड़ीसा को भी प्रतिनिधित्व दिया, आसाम को भी प्रतिनिधित्व दिया। कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल विस्तार केवल और केवल इसलिए नहीं था कि सरकार मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं थी और उसे जनता के सामने अपनी एक सुंदर छवि पेश करनी थी, बल्कि दोस्तों ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी था कि चुनावी साल है 2022 में बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कुल मिलाकर के दोस्तों 5 राज्यों में 2022 में चुनाव है, तो उन्हें फतेह करना है। और 2024 की भी कहीं ना कहीं तैयारी भाजपा को करनी है और उस तैयारी में ही दोस्तों इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के विकास के लिए भी कुछ कार्य किया जाए, अन्यथा ये मंत्रिमंडल विस्तार केवल एक दिखावा मात्र रह जाएगा और जैसा कि अनुमान है कि राजनीति से प्रेरित ये मंत्रिमंडल नजर आ रहा है, वही सत्य सिद्ध हो जाएगा। नमस्कार।